क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो कई क्षेत्रों में इतनी उच्च स्तर की महारत हासिल कर सकता है कि उसे दुनिया के सबसे रहस्यमय और प्रतिभाशाली इंसानों में से एक माना जाता हो? आज की वीडियो में हम उस महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्हें दुनिया एक महान वैज्ञानिक और चित्रकार के रूप में याद करती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इटली में रहने वाले महान वैज्ञानिक लियोनार्डो द विंची के बारे में। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में सुना होगा जो अपने अपने क्षेत्र में इतने माहिर हो गए कि उनका नाम दुनिया भर के महान और प्रतिभाशाली लोगों में गिना जाने लगा। लेकिन दोस्तों, लियोनार्डो द विंची एक चित्रकार और वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कुशल गणितज्ञ, मूर्तिकार, वास्तुकार, इंजीनियर, लेखक, हार्मोनिकिस्ट और मैकेनिक भी थे। इसके अलावा वह इतिहास, खगोल विज्ञान, प्राणी शास्त्र, स्वायत्तता और वनस्पति विज्ञान के बेहद जानकार भी थे। आपको बता दें कि लियोनार्डो का जन्म 15 अप्रैल 1492 ईस्वी को विंची नाम के एक गांव में हुआ था जो माल्डियार्नो नदी के तट पर स्थित है। उनके पिता एक कानूनी विभाग में कार्य करते थे। लियोनार्डो के जन्म के बाद उनके माता और पिता में अलगाव हो गया था, जिस वजह से पिता और पुत्र गाँव से फ्लोरेंस शहर चले गए थे। अपने पिता की देखरेख में उन्होंने यहीं पर अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। आपको बता दें कि लियोनार्डो की प्रतिभा ने बहुत कम उम्र में ही लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया था और जल्द ही स्कूल में पाठ्यक्रम के प्रति उनका असंतोष बढ़ गया था, क्योंकि उनके स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था उनके विचारों से काफी पीछे थी। प्रारंभ में उनके पिता ने अपने बेटे की क्षमता को देखा तो उन्होंने उस समय के मशहूर चित्रकार वेरोचियो को लियोनार्डो द्वारा बनाई गई एक तस्वीर दिखाई। चित्र को देखकर वेरोचियो इतना प्रभावित हुआ कि उसने लियोनार्डो द विंची के पिता के सामने उनके बेटे को अपना शिष्य बनाने का प्रस्ताव रख दिया। पिता ने वेरोचियो को अपने बेटे के लिए चित्रकला का गुरु बना लिया। उस समय लियोनार्डो की उम्र सिर्फ 10 साल थी। इसी से उनकी प्रतिभा का अंदाजा लगाया जा सकता था। वेरोचियो एक बार ईसा मसीह के शिष्यों के साथ वाली एक तस्वीर पर काम कर रहे थे। लियोनार्डो ने भी अपनी कला दिखाते हुए इस तस्वीर में एक देवदूत की रचना की, जिसने इस तस्वीर को एक अलग ही आयाम पर पहुंचा दिया। गुरु ने अपने शिष्य द्वारा बनाए गए देवदूत की इस तस्वीर को देखा तो उस दिन उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली कि वे अब से कोई तस्वीर नहीं बनाएंगे, क्योंकि लियोनार्डो की रचनाओं के सामने वह खुद को बहुत साधारण महसूस कर रहे थे। गुरु ने अपने शिष्यों से बहुत ही प्रसन्नता के साथ पराजय स्वीकार कर ली थी। फिर पेंटिंग का ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता गया और विंची कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। आखिर एक दिन चलकर वो इतने माहिर चित्रकार हो गए कि पूरी दुनिया उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग को पसंद करती है। कई वैज्ञानिक उनके द्वारा बनाए गए चित्रों पर शोध करते और कई लोगों का मानना ये भी था कि लिंची अपनी पेंटिंग के जरिए भविष्य बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा बनाई गई मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया की सबसे चर्चित, दिलचस्प और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पेंटिंग है। ये संभवतः दुनिया की इकलौती ऐसी पेंटिंग है जिस पर सबसे ज्यादा शोध हुए हैं। फिर भी उसकी रहस्य से भरी मुस्कान का भेद कोई पूरी तरह नहीं भेद पाया है। दरअसल ये अलग अलग एंगल से अलग दिखाई देती है। शुरुआत में यह मुस्कान बहुत मोहक और तेज दिखाई देती है, पर धीरे धीरे ये फीकी पड़ने लगती है और अंत में गायब हो जाती है। दोस्तों, लियोनार्डो द्वारा बनाई गई दूसरी सबसे मशहूर पेंटिंग द लास्ट सपर है। 15वीं सदी में बनाई गई इस पेंटिंग पर भी सबसे ज्यादा अध्ययन किया जाता है। इस पेंटिंग में जीसस को उनके 12 शिष्यों के साथ अंतिम भोज करते हुए दर्शाया गया है, जहां जीसस कहते हैं, तुम में से एक मेरे साथ विश्वासघात करेगा, जिससे सुनकर सब लोग को एक गहरा धक्का लगता है और सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। इसी पल को लियोनार्डो द विंची ने अपनी पेंटिंग में दर्शाने की कोशिश की है, जो कि देखने में बहुत वास्तविक लगती है। दोस्तों, गुरु के सब शिष्यों में लियोनार्डो ही सबसे अधिक मेधावी छात्र थे। समय मिलने पर वे मिट्टी से मूर्ति तैयार करते थे। वह सुंदर सुंदर भवन और इमारतों का नक्शा बनाया करते थे और साथ ही वो उड़ते हुए पक्षियों को देखकर आसमान में उड़ने का ख्वाब भी देखने लगे थे। यंत्र विज्ञान में भी उनकी रुचि बहुत थी और वे तरह तरह के यंत्रों पर भी काम करते थे। उन्होंने किसानों के पानी की समस्या को देखते हुए आर्नो नदी को बांधकर या छोटा सा डैम बनाकर उससे एक नहर निकालने की योजना भी प्रस्तुत की थी। गणित में भी उनकी रुचि थी और वह गणितज्ञ समस्याओं को सुलझाने में भी अपना समय बिताते थे। दोस्तों, सिर्फ 20 साल की उम्र में वह फ्लोरेंस की महान चित्रकार मंडली के सदस्य हो गए थे। समय के साथ लियोनार्डो के गुणी होने की चर्चा दूर दूर तक के नगरों में भी फैल चुकी थी, जिस वजह से मिलान नगर के ड्यूक यानी मिलन के प्रमुख को मालूम हुआ कि लियोनार्डो अच्छे संगीतज्ञ भी हैं, तो ड्यूक ने उन्हें अपने यहाँ निमंत्रण दे दिया। ड्यूक संगीत विद्या का प्रेमी था, इसलिए वो लियोनार्डो का संगीत सुनकर काफी प्रसन्न हुआ।
फिर सन 1482 में ही उन्होंने मिलान के ड्यूक को अपनी व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करने हेतु पत्र लिखा। ड्यूक उनकी बुद्धिमत्ता को अच्छे से पहचानते थे, इसीलिए उन्होंने लियोनार्डो दा विंची को अपनी सेना में इंजीनियर के पद पर रख लिया। ये देखकर वीणा वादक लियोनार्डो ने नगर निर्माण की एक अलग परियोजना बनाई, जिसमें बताया गया कि नए ढंग से स्वच्छ और सुंदर रूप में नगर का निर्माण किस तरह किया जा सकता है और नगर में स्वच्छ हवा और पानी के साधनों का पूरा ख्याल कैसे रखा जा सकता है। एक कुशल इंजीनियर की तरह एक आदर्श नगर का नक्शा तैयार करके और उसके साथ ये सारे जरूरी विवरण लिखकर उन्होंने उसे ड्यूक के पास भेज दिया। हालांकि ड्यूक ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि मिलान में रहते हुए उन्होंने अनेक सड़कों, भवनों व गिरिजाघरों और नहरों के डिजाइन तैयार किए थे। दोस्तों, लियोनार्डो 18 वर्ष तक मिलान में रहे। यहीं उन्होंने लास्ट सपर नामक विश्वविख्यात चित्र का निर्माण किया था। मिलान में रहते हुए उनकी रुचि एनाटॉमी में भी जाग उठी थी, जिसके कारण वो उस जमाने के मशहूर डॉक्टरों के पास गए ताकि मुर्दों की चीरफाड़ अपनी आंखों से देख सकें। इसीलिए उन्होंने मानव शरीर के अंग अंग का पेंटिंग के जरिए विश्लेषण प्रस्तुत किया था। दोस्तों, मानव शरीर पर कुछ ऐसे अध्ययन के इल्जाम भी विंची पर लगाए गए हैं जिसे लेकर आज भी बहुत से इतिहासकारों में मतभेद है। जैसे कि कई लोगों का मानना है कि विंची मानव शरीर पर अध्ययन करने के लिए कब्रों से मानव शरीर की चोरी किया करते थे। दोस्तों, जब सन 1499 में लियोनार्डो दा विंची पेरिस आए तो उस समय तुर्की के साथ युद्ध चल रहा था। वहां उन्होंने युद्ध संबंधी आविष्कार प्रस्तुत किए थे, लेकिन ड्यूक को शायद उनमें से कोई आविष्कार पसंद नहीं आया था। जब ड्यूक को फ्रांस के बादशाह ने पकड़ लिया और कैद में डाल दिया, तब उनका कोई अभिभावक नहीं रहा। इस संकट काल में वो वेनिस जाकर युद्ध संबंधी आविष्कारों को वहां से अधिकारियों के सामने पेश किया, जिनमें गोताखोरों के लिए एक खास किस्म की पोशाक और एक तरह की पनडुब्बी थी। फिर सन 1500 में 50 वर्ष की आयु में लियोनार्डो दा विंची वापस फ्लोरेंस लौट आए और 6 सालों तक वहीं रहे। फ्लोरेंस में रहते हुए उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा बनाई थी। इस प्रसिद्ध पेंटिंग को बनाने में उनको पूरे 3 वर्ष लगे थे। पेंटिंग पूरी करने के बाद लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा की पेंटिंग की सुंदरता को देखकर स्वयं मंत्रमुग्ध हो गए थे। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची ने एक साथ 1000 पन्नों की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने धरती की सुंदरता, उसके सुंदर दृश्य, शरीर विज्ञान से संबंधित चित्र, युद्ध में काम आने वाली मशीनें, लड़ाकू विमान आदि का विवरण किया था। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची अपने समय में एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए थे और लोग उनकी बहुमुखी प्रतिभा का लोहा मानते थे। उनकी इसी बहुमुखी प्रतिभा के कारण उन्हें यूनिवर्सल मैन की उपाधि दी गई थी। फिर सन 1516 में लियोनार्डो अपने शिष्य के साथ इटली से विदा होकर फ्रांस चले आए और फिर कभी स्वदेश नहीं लौटे। फ्रांस में उनके दिन आराम से कटने लगे। फ्रांस का राजा उनका गुणग्राही था, वो उनका काफी ख्याल रखता था। इस समय तक लियोनार्डो की उम्र लगभग 64 वर्ष की हो चुकी थी। कुछ समय बाद उनकी तबीयत भी खराब होने लगी। लकवे से उनका दाहिना हाथ काम नहीं करता था, इसीलिए उन्होंने इसके बाद किसी नए चित्र में हाथ नहीं लगाया। फिर सन 1519 ईस्वी में उन्होंने एक वसीयतनामा लिखकर अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी अपने भाई और अपने प्रिय शिष्य मेलजी को बनाया और इसी साल यानी 2 मई 1519 को उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, उन्होंने अपनी पेंटिंग के जरिए हेलीकॉप्टर, पैराशूट, फ्लाइंग कार आदि का सपना दुनिया को दिखाया था। इसलिए दोस्तों, हम अपनी किसी और वीडियो में विंची द्वारा किए गए अद्भुत आविष्कार और उनके रहस्यमय जीवन पर भी बात करेंगे। धन्यवाद।